आज हम स्टडी करेंगे क्लास 8th साइंस। तो इसमें आज स्टडी करेंगे हम चैप्टर 1। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि आपको ऐसे ही और भी वीडियो लगातार मिलते रहें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। बेटा क्रॉप यानी कि फसल, आप सभी कुछ ना कुछ खाते होंगे, क्योंकि यदि हमें अपने आप को जीवित रखना है और आगे बढ़ना है, अपने शरीर को बढ़ाना है, तो हमें अन्न की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, तो वन कैसे पैदा किया जाता है फसल और कैसे उसको मैनेज किया जाता है, इस चैप्टर में हम यही स्टडी करेंगे। चलिए देखिए चैप्टर 1 क्रॉप एंड मैनेजमेंट। Paheli and Bujo went to their uncle's house during the summer vacation. Their uncle is a farmer. One day they saw some tools like khurpi, sickle, shovel, plug, etc. in the field. तो पहेली और बूझो कहाँ गए थे अपनी गर्मियों की छुट्टियों में? उनके अंकल के यहाँ। तो वो जो हैं, वो उनके अंकल क्या हैं, वो एक किसान हैं। तो उन्होंने जो है बहुत सारे औजार देखे उनके घर में। तो देखिए, उनको औजारों को देखने के बाद उन्होंने क्या सोचा, आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज़ देज टूल्स। तो उन्होंने क्या सोचा कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि इन औजारों को हम कहाँ यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं, यानी कि इनका प्रयोग हम कहाँ और कैसे करते हैं। तो यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड, प्लांट कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसिस देयर ऑन फूड? Animals including humans can not make their own food, so where do animal get their food from? तो देखिए बच्चों, हम सभी को पता है कि हमारे जो जीवन की आवश्यकता है वो क्या है, खाना। तो जितने भी जीवित प्राणी हैं उनकी आवश्यकता सबसे बड़ी क्या है, भोजन। यानी कि हम सभी को जीने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, फूड, भोजन की। तो जो प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन खुद बना लेते हैं। वो किसके द्वारा बनाते हैं? जो ग्रीन प्लांट होते हैं फोटो सिंथेसिस के द्वारा, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना खाना वो बना लेते हैं। लेकिन जितने भी जानवर होते हैं, मनुष्य होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, एनिमल्स एंड ह्यूमन कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड। तो आदमी जो है अपना खाना अपनी शरीर के द्वारा नहीं बना सकता, बल्कि उसको खाने का इस्तेमाल कहाँ से करना पड़ता है, बाहर से। तो बाहर से अपने खाने का जुगाड़ करना पड़ता है, तब वो अपने पेट को भरता है। तो सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम? तो इस यहाँ पे क्या निष्कर्ष निकलता है कि एनिमल्स जो है अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं। तो बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड? तो सबसे पहले तो ये सोचना है कि खाना हम क्यों खाते हैं, तो हमें भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो यू ऑलरेडी नो दैट द एनर्जी फ्रॉम फूड इज अनलिस्टेड बाय ऑर्गेनिज्म फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शन सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रेशन। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट और एनिमल्स और बोथ। तो ये जो है, हमें पहले तो ये जान लेना चाहिए कि हमें खाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो हमारा जितना भी बॉडी का स्ट्रक्चर होता है उसको चलाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, भोजन की। तो किस किस चीज़ के लिए, डाइजेशन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए और एक्सक्रेशन के लिए। तो वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट और एनिमल्स और बोथ। तो हम अपना भोजन कहाँ कहाँ से ग्रहण करते हैं? तो हम अपना भोजन प्लांट से भी लेते हैं, एनिमल से भी लेते हैं और दोनों ही से लेते हैं। तो समझ में आया बच्चों? तो हम अपना भोजन कहाँ से लेते हैं, पौधों से भी लेते हैं और जानवरों से भी लेते हैं। तो फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल। तो ये जो भोजन होता है, यानी कि फूड होता है, खाना जो है, बड़े पैमाने पर इसे उगाया जाता है। तो इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज नेसेसरी। तो हमें इस भोजन के इस्तेमाल के लिए, उसको जो है लगातार लोगों तक भोजन पहुँचे। हमारा जो पॉपुलेशन है बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो हमारे देश की जनसंख्या कितनी है, बहुत ज़्यादा है। तो उसको रेगुलर रखने के लिए, यानी कि जो भी फसल है वो ठीक से उत्पादित हो, उसका मैनेजमेंट सही से हो और वो सही से बांटी जाए, ताकि सभी लोगों के जो भोजन की आवश्यकता है उसको पूरा किया जाए। तो उसी चैप्टर में हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो फसल का उत्पादन और किस प्रकार से उसका रख रखाव किया जाता है, वही इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। अब देखिए 1.1 एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो एग्रीकल्चर यानी कि जो कृषि के क्षेत्र में जो जितना भी कुछ किया जाता है उसको एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कहते हैं। तो टिल
Till 10,000 BC, people were nomadic. They were wandering in group from place to place in search of food and shelter. तो पहले क्या था, 10,000 BC पहले लोग कैसे थे, घुमत्रू, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह वो लोग घूमते रहते थे। और कैसे घूमते थे, वो ग्रुप में घूमते थे। तो किसके लिए घूमते थे, खाने की तलाश में। तो जहाँ पे उनको जगह मिलती वहीं पे वो क्या करते, जहाँ पे भी उनको भोजन मिलता था वहीं पे अपना शेल्टर बना लेते थे। दे एट रो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एंड स्टार्टेड हंटिंग फॉर एनिमल्स फॉर फूड। तो वो क्या करते थे, जो कच्चे फल होते थे और कच्ची सब्जियां होती थी उन्हीं को खाते थे। और जो भी जानवर उनको मिलते थे उनका वो शिकार करते थे खाने के लिए। लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, व्हीट एंड अदर फूड क्रॉप, थस वॉज बॉर्न एग्रीकल्चर। तो फिर उसके बाद उन्होंने क्या प्रारंभ किया, उन्होंने कल्टिवेट यानी कि उन्होंने जो है राइस का प्रोडक्शन चालू किया, गेहूं का प्रोडक्शन चालू किया। इसी प्रकार से जो है जितने भी भोजन के लिए उनको फसल उगानी थी उसका इस्तेमाल किया। तो उसी से क्या बना, एग्रीकल्चर यानी कि कृषि। तो समझ में आया बच्चों। तो ये किस प्रकार से हमारी प्रैक्टिस चालू हुई एग्रीकल्चर की, इस प्रकार से। अब देखिए, व्हेन प्लांट और सेम काइंड ऑफ आर ग्राउंड एंड एग्री कल्टिवेटिव एट वन प्लेस वन ऑन अ लार्ज स्केल इट इज़ कॉल्ड क्रॉप। तो जब बड़े पैमाने पर ये चीज़ें उगाई गई, यानी कि जो फसल उगाई गई, छोटे छोटे प्लांटों को लगाया गया और ये बड़े पैमाने पर जब लगाया गया तो उसको क्या कहा गया, क्रॉप। क्रॉप यानी कि फसल। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ व्हीट मीन दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट। तो आप देखिए, जब क्रॉप का मतलब क्या होता है, जब हम एक बड़े से मैदान में एक ही, जैसे गेहूं है तो गेहूं ही उगाएंगे तो उसको कहेंगे क्रॉप यानी कि फसल। तो यदि हम गेहूं लगाएंगे तो एक पेड़ नहीं लगाएंगे, बल्कि पूरा जो खेत होगा उसमें सारे में गेहूं ही उगाएंगे, कोई और भी फसल उसके साथ नहीं उगाई जाएगी। तो उसी को हम कहते हैं क्रॉप। यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप आर ऑफ डिफरेंट टाइप लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो आप सभी को पता है क्रॉप जो होती है, फसलें जो होती हैं वो अलग अलग प्रकार की होती है, जिनमें सीरियल्स होते हैं, अनाज वगैरह, सब्जियां होती हैं और फल होते हैं। दीज कैन बी क्लासीफाइड ऑन दी बेसिस ऑफ द सीजन ऑन विच दे ग्रो। तो हम इनको कैसे अलग अलग कर सकते हैं, किस सीजन में कौन सी फसल उगाई जाती है उसके आधार पर हम इनको डिवाइड कर सकते हैं या विभक्त कर सकते हैं। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री दैट क्लाइमेट कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। तो इंडिया जो है भिन्नताओं का देश है, यानी कि यहाँ पे जो है क्लाइमेट के रूप में भी भिन्नता है, कंडीशन में भी और टेम्परेचर में भी, ह्यूमिडिटी में भी और रेनफॉल। तो ये जो सभी चीज़ें हैं एक जगह पे एक जैसी, सभी जगह पे एक जैसी नहीं रहती। कहीं पे गर्मी ज़्यादा है, कहीं पे सर्दी ज़्यादा है, कहीं पे टेम्परेचर कम होता है, कहीं ज़्यादा होती है, कहीं पे आर्द्रता कम होती है, कहीं पे नमी जो होती है कहीं पे ज़्यादा होती है और कहीं पे कम होती है। बारिश, जो मैदानी क्षेत्र होते हैं वहाँ पे तो बारिश हो जाती है, लेकिन जितने भी रेतीले क्षेत्र होते हैं वहाँ पे बारिश नहीं हो पाती। तो इसी के अकॉर्डिंग इंडिया जो है अलग अलग प्रकार, मतलब अलग अलग परिस्थितियों वाला देश है। तो अकॉर्डिंगली देयर इज़ अ रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। तो इसीलिए जो है हमारे देश में अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार की जो वैरायटी होती है फसलों में उगाई जाती है। डेस्पिट दी डाइवर्सिटी, इसी को क्या कहते हैं हम, डाइवर्सिटी यानी कि भिन्नता। टू बोर्ड क्रॉपिंग पैटर्न कैन बी इन आइडेंटिफाई दीज आर। तो यहाँ पे जो है हम दो प्रकार की जो है आइडेंटिफाई करेंगे क्रॉप को उगाने का पैटर्न, यानी कि वो किस प्रकार से उगाई जाती है, कौन सी फसल किस सीजन में उगाई जाती है। तो पहले क्या है, खरीफ क्रॉप यानी कि खरीफ की फसल। द क्रॉप विच आर सोन इन दी रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ फसल। तो बरसात के मौसम में जो उगाया जाता है उसको क्या कहते हैं, खरीफ की फसल। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर। तो रेनी सीजन इंडिया में कब रहता है, जून से लेके सितंबर तक। पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन एक्सेट्रा आर खरीफ फसल। तो इनमें क्या क्या होती है, पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, ये सब क्या होती है, खरीफ की फसलें होती हैं। इसके बाद देखिए रबी क्रॉप। द क्रॉप ग्रोन इन दी विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप। तो रबी की क्रॉप कौन सी हो गई, जो सर्दियों में उगाई जाती है। देयर टाइम पीरियड ऑफ जनरली फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। तो इसका टाइम पीरियड कौन सा होता है, अक्टूबर से लेके मार्च तक का। एग्जाम्पल्स ऑफ रबी क्रॉप आर व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। तो इनमें कौन कौन सी होती है क्रॉप में, ये वाली जो होती है जो रबी की होती है, इनमें व्हीट होता है, ग्राम होता है, पी होती है, मस्टर्ड होती है और लिनसीड होती है। तो समझ में आया बच्चों।
रबी कौन सी हो, खरीफ कौन सी होती है जो बरसात के सीजन में उगाई जाती है, और रबी कौन सी होती है जो सर्दियों के। तो दो टाइप के क्रॉप आपको समझ में आ गई। अब देखिए, बिसाइड दीज पल्सेज एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेस। लेकिन जो है बहुत सारी जगह पे वेजिटेबल्स और जो है समर यानी कि गर्मियों में भी क्या क्या उगाई जाती है, दालें और वेजिटेबल्स। ये सारी चीज़ें गर्मियों में भी उगाई जाती हैं। बरसात में तो उगती है और सर्दी में तो उगती है, लेकिन जो बीच का जो सीज़न होता है समर का यानी कि गर्मी का, उसमें उसके दौरान भी फसलें उगा लेते हैं, जिनमें कि दालें भी हो सकती हैं और सब्जियां भी हो सकती हैं। तो समझ में आया। अब देखिए बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। अब तो देखिए, वाई कैन पैडी नॉट बी ग्रोन इन विंटर सीजन। तो पैडी जो है विंटर के सीजन में यानी कि सर्दियों के सीजन में क्यों नहीं उगाया जा सकता है, यानी कि जो आप राइस वगैरह जो होते हैं वो सर्दियों के सीजन में क्यों नहीं उगा सकते, ये हम सोचते हैं ना। तो पैडी रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ वाटर। तो उसको क्या जो होता है, किसकी रिक्वायर होती है, उसको पानी की रिक्वायर होती है। देयर फॉर इट इज़ ग्रोन ओनली इन रेनी सीजन। इसलिए वो कहाँ पे उगाया जाता है, जब रेनी सीजन होता है। तो समझ में आया क्यों नहीं उगा सकते उसको हम सर्दी में, क्योंकि वो उसको किसकी ज़रूरत होती है, उसको पानी की ज़रूरत होती है, उसके लिए सही टेम्परेचर चाहिए होता है। तो जो टेम्परेचर उसको चाहिए होता है वो विंटर में नहीं मिलेगा, तो उसको हम कब उगाएंगे, रेनी सीजन में। तो समझ में आया। अब देखिए, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो उसका कल्टीवेशन यानी कि उसको काटने का समय भी होता है। तो वो जो है फार्मर समय समय पर ऐसी एक्टिविटी करते रहते हैं, जैसे फसल हो जाती है तो उसको काट लेते हैं। तो यू मे फाइंड दैट दीज activities are similar to those carrying out by a gardener or even by you when you grown ornamental plant in your house। तो आप भी जो है समय समय पर जब आप अपने घर में भी कुछ प्लांट लगाते हो तो उन पे फसल आती है तो क्या करते हो, जब फसल हो जाती है यानी कि जैसे आपने टमाटर का पौधा लगाया तो जब उस पर टमाटर आ गए तो क्या करते हो, तो टमाटर जब लाल हो जाते हैं तो उसको आप तोड़ लेते हो। उसी प्रकार से किसान भी जब उसकी फसल पक जाती है उसको क्या कर लेते हैं, काट लेते हैं। तो दीज एक्टिविटीज़ और टास्क आर रेफर्ड टू एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो दीज एक्टिविटीज़ आर लिस्टेड बिलो। तो ये जो है सारी की सारी नीचे दी गई हैं, जो भी मतलब इसमें प्रैक्टिसेस एग्रीकल्चर के क्षेत्र में की जाती हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल यानी कि जो ज़मीन होती है उसको क्या करते हैं, उसको बढ़िया से वो करते हैं। उसके बाद सोइंग, एडिंग मैनर एंड फर्टिलाइजर्स, फिर इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग और स्टोरेज। तो ये सारी की सारी तैयारियां हमें कब करनी होती हैं, फसल को उगाते समय। तो सबसे पहले क्या होता है, ये क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, उसके बाद सोइंग, फिर उसके बाद एडिंग मैनर एंड फर्टिलाइजर। अगर फर्टिलाइजर वगैरह आप नहीं डालोगे तो कोई भी फसल नहीं उगेगी। फिर इरिगेशन होता है, फिर प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वेट्स यानी कि जो बर्ड्स वगैरह होते हैं वो क्या करती हैं, आपके फसल को कीड़ों वगैरह से बचाया जाता है तो कीड़े ना लगें। हार्वेस्टिंग, फिर क्या करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं। फिर हार्वेस्ट करने के बाद अंत में क्या किया जाता है, उसको स्टोर किया जाता है। तो कोई भी फसल जब तैयार हो जाती है तो क्या किया जाता है, उसको हार्वेस्ट करके स्टोर कर लिया जाता है। तो जब हम फसल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करते हैं तो ये सारी चीज़ें हमें उसके दौरान करनी पड़ती हैं। अब देखिए, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल यानी कि जो ज़मीन होती है उपजाऊ, मतलब जो ज़मीन होती है उसकी तैयारी कैसे की जाती है। तो देखिए, द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट बिफोर ग्रोइंग क्रॉप। तो सबसे पहले काम क्या करते हैं, कोई भी फसल जब हम उगाते हैं तो उसके पहले ज़मीन को उपजाऊ मतलब उसको इस लायक बनाया जाता है कि उसमें फसल उगाई जा सके। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज़ टू दी सॉइल एंड लूजन इट। तो सबसे पहले जो होता है किसी भी कृषि के क्षेत्र में, एक सबसे पहले इम्पोर्टेंट टास्क क्या होता है, ज़मीन को जो है उसको नरम बनाना। तो मृदा जो होती है, मिट्टी जो होती है उसको पहले सॉफ्ट किया जाता है। दिस एलो रूट्स टू पेंट्रेट डीप इन टू सॉइल। तो ये क्या किसको अलाउ करती है, यानी कि क्या करती है, जो जड़ें जो होती हैं उनको ज़मीन के नीचे जाने में सहायता करती हैं। लूज सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ ईजिली इवन व्हेन दे ग्रो डीप इनटू सॉइल। तो ये क्या करती है, जब हमारी जो मृदा होती है यानी कि मिट्टी जो होती है जो वो सॉफ्ट होती है, तो जब उसकी जो रूट्स होती है, जड़ें होती हैं, वो नीचे गहराई में जाती है तो उसको नीचे तक जाने में सहायता करती है। तो वाई डज दी लूजिंग द सॉइल अ
द रूट्स ऑफ ब्रीथिंग ईजली। तो इस प्रकार से क्या होता है, यदि हमारी जो ज़मीन है, जो मिट्टी है वो लूज़ होगी तो ब्रीथ यानी कि जो रूट्स होगी वो आराम से सांस ले पाएगी। तो दी लूजेंड soil help in the growth of earthworm and microbes present in the soil। तो ये किस में सहायता करती है, जो लूज सॉइल होती है यानी कि जो उपजाऊ मतलब जो ढीली मिट्टी होती है वो किस में सहायता करती है, अर्थवर्म होते हैं ना, फार्मर्स के जो फ्रेंड होते हैं उनको कहते हैं अर्थवर्म। जो केंचुए होते हैं और माइक्रोब्स जो छोटे छोटे कीटाणु होते हैं उन्हें माइक्रोब्स बोलते हैं। तो उसको मिट्टी में पैदा होने में सहायता करती है। दीज ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड the farmers since they further loosen the soil and add some humus। but why does this soil need to be turned and loosened। तो जो है ये किस में सहायता करते हैं, फार्मर को। ये फार्मर के फ्रेंड्स कहलाते हैं अर्थवर्म और माइक्रोब्स। ये सॉइल को जो है उपजाऊ बनाते हैं, उसको ह्यूमस यानी कि उसके अंदर ह्यूमस वगैरह भी होते हैं। तो बाद में जो है मिट्टी क्या हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है। तो अब समझ में आया हमें जो लूज़ होती है सॉइल उसकी आवश्यकता क्यों होती है। तो यू हैव लर्न इन द चैप्टर इन द प्रीवियस क्लासेस दैट सॉइल कंटेन मिनरल वाटर एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एडिशन। तो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा, पिछली क्लासों में, कि जो मृदा होती है, जो मिट्टी होती है, उसके अंदर क्या क्या होता है, उसमें मिनरल्स होते हैं, उसमें वाटर होता है, उसमें एयर होती है और सम लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि जो जीवाणु होते हैं वो भी उसके अंदर होते हैं। तो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज बाय सॉइल ऑर्गेनिज्म दिस वे। तो जो डेड प्लांट्स होते हैं यानी कि जो पौधे मर जाते हैं वो भी इसी के अंदर डाल देते हैं, और जो डिकम्पोज होते हैं वो भी उसी के अंदर डाल देते हैं। फिर क्या हो जाती है, हमारी मृदा उपजाऊ हो जाती है। वेरियस न्यूट्रिशंस हेल्ड इन डेड ऑर्गेनिज्म आर रिलीज बैक दी सॉइल। तो फिर जो है जो हम डेड वो ऑर्गेनिज्म उसमें डालते हैं वो क्या रिलीज करते हैं, सॉइल को उपजाऊ बनाते हैं। दी न्यूट्रिशंस आर एज ऑब्जर्व बाय प्लांट्स। तो वो जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो किसके द्वारा ऑब्जर्व किए जाते हैं, प्लांट्स के द्वारा। जब हम मिट्टी में ये सारी चीज़ें डाल देते हैं तो उसके बाद मिट्टी हमारी क्या हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है। जब हमारी मिट्टी उपजाऊ हो जाती है तो प्लांट्स क्या करते हैं, वहाँ से ऑब्जर्व करती हैं न्यूट्रिशंस यानी कि पोषक तत्वों को प्लांट्स ऑब्जर्व करते हैं। और जब प्लांट्स ऑब्जर्व करते हैं पोषक तत्वों को तो पोषक तत्व उनको मिलते हैं और प्लांट्स फल को पैदा करते हैं। तो समझ में आया बच्चों। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। आशा करती हूँ ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसका अगला पार्ट मैं दूसरे पार्ट में आपको समझाऊंगी। ठीक है बच्चों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको जो है सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और लाइक और शेयर कीजिए।